तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा राजकोषीय नीति का क्लास नंबर 4 होने वाला है। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने जाना है कि राजकोषीय नीति क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग जानें कि राजकोषीय नीति के कितने घटक होते हैं। तो राजकोषीय नीति के 3 घटक होते हैं। पहला है आपका लोक राजस्व और दूसरा आपका घटक है लोक व्यय और तीसरा घटक है आपका लोक उधार। उसके बाद हम लोग देखें कि लोक राजस्व को भी 2 भागों में बाँटा जाता है। एक है आपका मतलब कि लोक राजस्व को भी 2 भाग में बाँटा जाता है। एक है आपका राजस्व प्राप्तियाँ और एक है आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ, है ना। तो राजस्व प्राप्तियों को भी 2 भागों में बाँटा गया है। एक है आपका मतलब कि कर प्राप्तियाँ और एक है आपका गैर कर प्राप्तियाँ। और कर प्राप्तियाँ यानी कि टैक्स रिसिप्ट को भी 2 भागों में बाँटा गया है। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। उसी तरह जो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट है यानी कि गैर कर प्राप्तियाँ, उसको भी किस किस को उसमें शामिल करके वो हम लोगों ने देखा। इस तरह से हमारा लोक व्यय का जो पहला घटक है यानी कि राजकोषीय नीति का जो पहला घटक था वो था आपका लोक राजस्व, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर हम लोग पढ़े कि जो आपका लोक व्यय होता है वो क्या है। लोक व्यय के अंतर्गत भी 2 तरह का व्यय को हम लोग शामिल करते हैं। एक है आपका राजस्व व्यय और एक है आपका पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक है आपका विकासात्मक राजस्व व्यय और एक है आपका गैर विकासात्मक राजस्व व्यय, वो देखें। फिर हम लोग देखें कि जो आपका पूंजीगत व्यय है उसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका विकासात्मक पूंजीगत व्यय और एक आपका गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय, ये हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग फिर जो नेक्स्ट 3 नंबर है आपका घटक, वो है आपका लोक उधार। तो लोक उधार को हम लोग ना मतलब कि एक नए चैप्टर में जिसका नाम है लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस, वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो वहाँ से इसको कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मतलब कि फिर हम लोग देखें कि राजस्व जो राजकोषीय नीति होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, पर्पस होता है वो। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे जो आपका राजकोषीय नीति है इसका भूमिका देखेंगे। राजकोषीय नीति का भूमिका देखेंगे और भूमिका 3 चीज़ में देखेंगे बेसिकली हम लोग। पहला है आपका रोजगार सृजन, जिसको हम लोग बोलते हैं आय का पुनर्वितरण। इसमें राजकोषीय नीति का क्या भूमिका है वो देखेंगे। दूसरा देखेंगे आर्थिक समृद्धि या फिर आर्थिक विकास में राजकोषीय नीति का क्या भूमिका है। और तीसरा देखेंगे हम लोग आर्थिक स्थिरता या फिर जो मूल्य स्थिरता होती है उसमें राजकोषीय नीति का क्या भूमिका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं हम लोग कि रोजगार सृजन यानी कि आय का पुनर्वितरण, इसमें राजकोषीय नीति की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं, कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू किन्स जो है वो एक बहुत बड़े मतलब अर्थशास्त्री रह चुके हैं। उनका ना वो रोजगार सिद्धांत के आधार पे मतलब रोजगार सिद्धांत के बारे में एक चीज़ बताए हैं, वो क्या है वो देखिए। और ये भी जान लीजिए कि जो किन्स है, किन्स साहब का एक पुस्तक भी है, बहुत फेमस है बुक। वो बुक का क्या नाम है वो देखिए। वो बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आया था 1936 में। तो किन्स के द्वारा एक बुक लिखा गया था 1936 ईस्वी में ही, जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आप वो ना रोजगार सिद्धांत के बारे में बताए थे कुछ पॉइंट। तो क्या पॉइंट बताए थे वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किन्स के अनुसार रोजगार सिद्धांत जो अपने पुस्तक में लिखे थे, उस पुस्तक में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया जो व्यय है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आय होता है। सिंपल सी बात है। और यही इकोनॉमिक्स में भी कहा जाता है कि आप जो खर्चा कर रहे हैं मतलब आपके द्वारा किया गया व्यय वो किसी और के लिए आय होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है आपका जनरली सामान्यतः ये चीज़ देखा जाता है कि जो लोग हैं वो खर्च कहने का मतलब है व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर। तो जो लोग हैं वो जो खर्च है वो उपभोग संबंधी गुड्स एंड सर्विसेज में करते हैं, साथ ही साथ जो पूंजीगत जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर करते हैं। तो सवाल उठता है कि जो लोग खर्च किसके ऊपर करते हैं, कैसे सामान के ऊपर करते हैं।
तो उपभोग में करते हैं ना, कोई भी चीज़ का कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं सो। तो उपभोग वो कैसे वस्तुओं का करते हैं? तो पहला है आपका उपभोग संबंधी जो वस्तु है उसमें उपभोग करते हैं, मतलब ये यूज करते हैं। साथ ही साथ जो पूंजीगत वस्तुएं हैं या फिर सेवाएं हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। आपको ये समझना चाहिए। देखिए, जब राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें हम एक चीज़ बताए थे कि वस्तु के प्रकार, एक बताए थे उपभोक्ता वस्तु, एक है आपका पूंजीगत वस्तु। तो उपभोक्ता वस्तु किसको कहते हैं? कहने का मतलब हम गाड़ी खरीदे और अपने उपभोग के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो हो गया आपका उपभोक्ता वस्तु। वही हम गाड़ी खरीदे और उस गाड़ी को रेंट पर लगा दिए हैं तो वो हमारे लिए पूंजीगत वस्तु हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग हैं, अब वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब ये जान लीजिए कि जो लोग हैं जनरली खर्च यानी कि व्यय किस पे करते हैं? तो उपभोग वस्तुएं एवं सेवाओं पे करते हैं या फिर पूंजीगत वस्तुएं एवं सेवाओं पर करते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए। एंड व्यय जो है यानी कि जो खर्चा है वो अन्य संपत्तियों यानी कि अन्य जो एसेट है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ में आ गया? अगर हम पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं तो उसका निर्माण अन्य वस्तुओं के मतलब कि उत्पादन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही बात है। समझ में आ गया? तो सामान्यतः जो लोग हैं वो खर्च यानी कि व्यय कैसे करते हैं, किस किस वस्तु पे करते हैं? तो उपभोग संबंधी वस्तु एवं सेवाओं पे या फिर पूंजीगत वस्तु एवं सेवाओं पे करते हैं। और यही जो व्यय है उनका वही अन्य संपत्तियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि रोल निभाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सामान्यतः यानी कि जनरली इकोनॉमी में यानी कि अर्थव्यवस्था में ठीक है, सभी व्यक्तियों के द्वारा उपभोग एवं निवेश से संबंधित जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसके ऊपर किया जाने वाला जो कुल व्यय है उसी को हम लोग समग्र मांग कहते हैं। अब सवाल उठता है कि बार बार हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, तो भैया ये क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि समग्र मांग किसको कहते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों के द्वारा उपभोग और निवेश से संबंधित वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए जाने वाला जो टोटल व्यय है वही आपका समग्र मांग है। सिंपल से बात कीजिएगा कि जो आपका व्यय है यानी कि जो आपका खर्च है वही आपका मांग है। कहने मतलब आप किसी भी चीज़ का डिमांड कीजिएगा तो कहने मतलब खर्च कीजिएगा, तो खर्च किससे जुड़ा हुआ? वो आपका व्यय से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और उत्पादन जो है वही आपका आय है, ठीक है ना। और आय जो है वही आपका उत्पादन है। कहने का सेंस क्या है? आप कोई भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको उससे क्या प्राप्त हो रहा है? आय प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। आगे जानिए। जो आपका समग्र मांग है तो उस समग्र मांग को ना दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन है? एक है आपका उपभोग मांग है और एक आपका है निवेश मांग। उपभोग मांग है और एक आपका निवेश मांग, ठीक है ना। समग्र मांग किसको कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों के द्वारा उपभोग एवं निवेश से संबंधित वस्तु एवं सेवाओं पर किए जाने वाला टोटल कुल व्यय है उसी को समग्र मांग कहते हैं, जिसको दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका उपभोग मांग और दूसरा है आपका निवेश मांग, ठीक है ना। आइए सबसे पहले देखते हैं उपभोग मांग क्या है। तो उपभोक्ता वस्तु एवं सेवा उत्पादन में होने वाला कुल व्यय, ठीक है ना। उपभोक्ता वस्तु और सेवा में होने वाला जो कुल व्यय है वही आपका उपभोग मांग है। और निवेश मांग क्या है? पूंजीगत गुड्स एवं सर्विसेज के उत्पादन में होने वाला कुल व्यय, ठीक है ना। तो अगर उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में अगर हम लोग व्यय कर रहे हैं तो वो आपका हो गया उपभोक्ता व्यय, यानी वो हो गया आपका उपभोग व्यय। और अगर वहीं हम लोग पूंजीगत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में होने वाला जो टोटल व्यय है वही आपका निवेश मांग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उपभोग व्यय और उपभोग मांग और निवेश मांग हम लोग समझ गए हैं कि उपभोक्ता वस्तु एवं सेवा जो है उसके उत्पादन में होने वाला जो टोटल व्यय है वही आपका उपभोग मांग है, जबकि पूंजीगत वस्तु एवं सेवा उत्पादन में होने वाला जो टोटल व्यय है वो आपका निवेश मांग है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे देखते हैं हम लोग। और रोजगार सिद्धांत यहाँ फिर अभी कंटिन्यू है, तो रोजगार सिद्धांत के बारे में हम लोग और भी जानते हैं क्या क्या, वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए रोजगार सिद्धांत वो क्या है बताया जा रहा है इसमें कि सामान्यतः यानी कि जनरली एक व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला भुगतान
तो भुगतान में हम लोग बहुत चीज़ें ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं जैसे कि श्रम भुगतान, फिर जैसे कि ब्याज भुगतान, जैसे कि किराया भुगतान, जैसे कि लाभ में भुगतान। तो ये सब जो किया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। समझ में आ गया? फैक्टर इनकम कहते हैं बिकॉज ये सभी प्रकार के भुगतान यानी कि पेमेंट अन्य व्यक्तियों के लिए आय का मेन सोर्स है, जिसका प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज के उपभोग के साथ साथ निवेश में भी किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, आप इसको आप समझिए। अभी तक हम बताते आए हैं आपको, क्या बताते आए हैं कि जो उत्पादन के चार आपके क्या है, तो चार साधन हैं। पहला क्या है आपका भूमि, भूमि कहने मतलब लैंड, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, तो वो है आपका लेबर, ठीक है ना, क्या है लेबर यानी कि श्रम। और तीसरा क्या है आपका, वो है आपका कैपिटल यानी कि पूंजी। और चौथा क्या है आपका, सबको मिला देंगे तो आपका उद्यम, उद्यम बन जाएगा, है ना, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे आपका व्यक्ति भी आ जाएगा, जिसका ज्ञान का, जिसका शारीरिक का सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा क्षमता। अब देखिए लैंड, लैंड के बदले में हम लोग क्या देंगे, तो रेंट देंगे। और आपका लेबर, लेबर को हम लोग क्या देंगे, तो वेजेस देंगे यानी कि मजदूरी। उसके बाद देखिए कैपिटल, कैपिटल लगाएं तो कैपिटल के बदले में हम क्या लेंगे, तो हम लेंगे प्रॉफिट, मतलब ये इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे उसके बदले में, तो हम लेंगे, क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। हो गया। अब आइए इंटरप्रेन्योरशिप है, इसका क्या पर्पस है कि भैया हमको लाभ कमाना है यानी कि प्रॉफिट कमाना है, ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उत्पादन करने में जितना भी हम लोग का टोटल खर्च हुआ है, इस खर्च को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट यानी कि FC, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पादन लागत। ये समझ में आ गया। अब देखो जो आपका फैक्टर कॉस्ट है, उत्पादन करने में इतना खर्च हुआ है, तो आपके द्वारा ये तो खर्च किया गया है, लेकिन ये पैसा किसी व्यक्ति को तो मिला ही है ना, तो उसके लिए तो आय है ना। कहने मतलब आपका जो व्यय है वो किसी और व्यक्ति के लिए आय है। यही तो आपका क्या कहता है, यही आपका सिद्धांत कहता है, आपका किन्स का सिद्धांत, रोजगार सिद्धांत, यही ना चीज़ कहता है। अब देखिए एक ये फर्म है, एक ये फर्म है, ये है देखिए, इसका जो फैक्टर पेमेंट होगा, है ना, फैक्टर पेमेंट होगा, ये इसके लिए क्या होगा, फैक्टर इनकम होगा। सिंपल सी बात है। ये जो खर्च कर रहा है लेबर में, ये खर्च कर रहा है मतलब लैंड के लिए, लैंड पे रेंट दे रहा है, ये आपका मतलब कि लेबर पे वेजेस दे रहा है, ये आपका कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दे रहा है, ये आपका काम कर रहा है उनके बदले में यहाँ पे प्रॉफिट शेयर कर रहा है। और बाकी बात लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा इन लोग कमा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए, तो एक फर्म का जो फैक्टर पेमेंट है वो किसी व्यक्ति के लिए या किसी परिवार के लिए, हाउस होल्ड के लिए, या फिर कोई और है जैसे गवर्नमेंट भी हो सकता है, उसके लिए वो फैक्टर इनकम होगा। तो फर्म का फैक्टर पेमेंट व्यक्ति के लिए फैक्टर इनकम होगा। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। और इसका जो जो है वो प्रयोग किस में होगा, तो इसका प्रयोग जो है वो अन्य व्यक्तियों के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज के उपभोग के साथ साथ निवेश में भी किया जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, अगर आय बढ़ेगा लोगों के पास, तो लोगों का अगर आय बढ़ा, लोग क्या करेंगे, मांग ज़्यादा करेंगे, मांग ज़्यादा करेंगे तो चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होगा, चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होगा तो आपूर्ति ज़्यादा होगा, आपूर्ति ज़्यादा होगा तो ऐसे में फिर क्या होगा, समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो गया, तो ये फिर कंडीशन बढ़िया हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छा होता है। अब देखिए लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग बचत भी ज़्यादा करेंगे, बचत ज़्यादा करेंगे तो निवेश ज़्यादा करेंगे। सिंपल सी बात है, यही सब इकोनॉमिक्स में है। और क्या पढ़ना ही क्या है इकोनॉमिक्स में, यही सब है। तो रोजगार का सिद्धांत क्या है, किन्स के अनुसार, वो समझ में आ गया कि आपके द्वारा जो किया गया भुगतान है, श्रम भुगतान, ब्याज भुगतान या किराया भुगतान या लाभ का भुगतान, वो किसी और व्यक्ति के लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा यानी कि आय हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये हम लोग एक ग्राफ देखते हैं, वो ग्राफ में क्या बताया जा रहा है वो देखिए। इस ग्राफ को आप नोटिस कीजिएगा, है ना। यहाँ इस ग्राफ में ये चीज़ दर्शाया जा रहा है कि एक तो ये ग्राफ है जहाँ पे आपका नीचे में कुल व्यय है और आपका कुल आय है। कुल व्यय जो है वो आपको मांग को दिखला रहा है, और जो आय है वो आपका आपूर्ति को दिखला रहा है ना। और आय जो है वो आपका उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो व्यय है वो आपका मांग को दिखला रहा है। ऊपर में इधर है आपका सामान्य कीमत स्तर है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे इसका कीमत स्तर इतना आगे गया है, यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड वाला आया है,
और यहाँ पे आपका एग्रीगेट सप्लाई वाला आया है। जिस प्लेस पे ये कटेगा उसको बोलेंगे, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, समग्र मांग इज इक्वल टू समग्र आपूर्ति। तो ये जो कंडीशन होगा ये सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो स्टेबिलिटी बोलते हैं ना, है ना। मतलब कि जो है, मतलब इसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहा जाता है इसको, है ना। तो यानी कि अगर समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है ना। यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक स्थिरता। और यही अगर अनबैलेंस हो जाए तो इसको बोलते हैं मतलब कि मतलब इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, यानी कि आर्थिक अस्थिरता हो गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक चीज़ आपको बताया जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं मांग वक्र, यानी कि डिमांड एग्रीगेट डिमांड कर्व। और ये ऐसे जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसको बोलते हैं आपूर्ति वक्र, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, ये अगर मांग वक्र है, ठीक है ना, तो अगर इधर शिफ्ट करे, यानी कि राइट की ओर अगर ये शिफ्ट कर जाए तो ये क्या हो जाएगा, एडी जो है यहाँ पे ग्रेटर देन एस हो जाएगा, यानी कि अस्थिरता हो जाएगी। और इसको हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्लियर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और अगर ये जो मांग वक्र है, अगर ये मांग वक्र है, तो अगर मांग वक्र अगर इधर आएगा, यानी कि उल्टा इधर लेफ्ट, मतलब कि अगर डिमांड वक्र है, यानी ये इसको बोलते हैं मांग वक्र या डिमांड कर्व, अगर ये लेफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडी जो है वो मतलब कि स्मॉलर देन ए से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगा और मांग आपका कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। यानी कि ये है मुद्रास्फीति, तो ये है अपस्फीति। ये हम लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, यही वाला केवल पढ़ना है। तो अब देखिए, अब ये बताएं, हम क्या बताएं कि जो मांग वक्र है, ये आपका मांग वक्र ऊपर से नीचे आया है, ये आपका मांग वक्र ये ऊपर से नीचे तक आया है, ठीक है ना। तो अगर मांग वक्र है आपका जो है, अगर मांग वक्र ऊपर से मतलब ये ऐसे नीचे आता है और आपूर्ति वक्र ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है ऐसा, ठीक है ना। अगर ये इधर राइट में शिफ्ट करे और इधर या तो ये लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, तो अगर राइट में शिफ्ट करेगा तो डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, और लेफ्ट में अगर शिफ्ट करेगा तो मांग जो है घट जाएगा और आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर राइट शिफ्ट करे तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, और अगर लेफ्ट शिफ्ट करे तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। ये हो गया यहाँ तक पॉइंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ, देखिए रोजगार मिला तो लोगों के आय में वृद्धि हुआ। तो जब लोगों के आय में वृद्धि हुआ तो जो मांग वक्र है वो राइट अपवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि लोगों के आय में वृद्धि हुआ तो दिन मांग बढ़ रहा है, दिन जो मांग वक्र है वो राइट अपवर्ड शिफ्ट होने लगा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी अस्थिरता की कंडीशन आ गई, जिसको हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन। ऐसे समय में ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगा कि आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करेगा। क्यों, क्योंकि आपूर्ति कम हो गया ना भाई। तो ऐसे में गवर्नमेंट चाहेगा कि हमारा जो आपूर्ति है वो क्या हो सके, बढ़ जाए। और गवर्नमेंट आपूर्ति क्यों बढ़ाना चाहेगा, ताकि समग्र मांग जो है समग्र आपूर्ति के बराबर हो सके ऐसे कंडीशन में, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, पहला ही कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए, जब लोगों के पास आय नहीं है, यानी कि वो बेरोजगार है, तो लोगों के पास क्या होगा, आय का कमी हो जाएगा। और आय का जब कमी हो जाएगा तो मांग भी कम होगा ना। अब जब मांग कम होगा तो ऐसे में जो डिमांड वक्र है, यानी कि डिमांड जो कर्व है वो राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, सिंपल सी बात है, लेफ्ट जाएगा। तो डिमांड कर्व जो ऐसे में क्या होगा कि वो मतलब कि ऐसे डिमांड जो कर्व है, ये है डिमांड कर्व, तो ये अब लेफ्ट मतलब लेफ्ट डाउनवर्ड लेफ्ट बैकवर्ड जो है वो शिफ्ट होगा, है ना। अगर मांग बढ़ रहा है तो राइट अपवर्ड शिफ्ट होगा, और मांग घट रहा है तो वो लेफ्ट अप मतलब डाउनवर्ड न बैकवर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, जब वो लेफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ऐसे में जो समग्र मांग है वो समग्र आपूर्ति से कम हो जाएगा, यानी कि फिर अस्थिरता वाली स्थिति आ गई है, यानी कि ये हो जाएगा अपस्फीति, यानी कि डिफ्लेशन हो जाएगा। अब समझिए एक चीज़ और देखिएगा कि हमारे पास ना संसाधन जो सीमित है या असीमित है, सिंपल सी बात है, सीमित स्तर पे ये संसाधन, असीमित तो नहीं है। देन ऐसे में जो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि अगर प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और जो कंजम्पशन है,
इसको भी हम लोग सीमित ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास संसाधन भी कम है। अब कहीं मन में सवाल आता होगा, भैया नहीं, अगर मांग बहुत ज़्यादा मतलब कि बढ़ रहा है तो आप आपूर्ति भी बढ़ा दीजिए ना। आपूर्ति बढ़ा दीजिएगा तो बराबर आ जाएगा। तो अंधाधुंध चीज़ों का उत्पादन कीजिए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है। इसलिए हमारे पास जो उत्पादन, वितरण और जो उपभोग है ये भी सीमित स्तर पे ही होगा। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जो है वो निवेश भी सीमित ही कर सकता है। पूरा अनलिमिटेड जाके पूरा पैसा दे के और पूरा लोगों के आय में बड़ा मतलब वृद्धि कर देगा। अब बोलेगा कि नहीं मांग बढ़ जाएगा, तो ऐसे भी नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपके पास अभी पैसा है, अभी आपके पास कम ही पैसा आ रहा है, फिर भी आप खाना उतना खा रहे जिससे आपका पेट भर जा रहा है। अब आपके पास पैसा का आय ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या एक दिन में आप पहले खाते थे 1 केजी चावल, आप खाने लगेगा 5 केजी चावल? नहीं ना, लिमिट ही है ना। तो लिमिट भर ही खाइएगा ना, तो वही चीज़ है। सिंपल सी बात है। अब आगे देखते हैं हम लोग, जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होती है तो ऐसे में क्या क्या हम लोग पास देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे ना क्या होता है कि ये अधिकतम रोजगार की स्थिति कब होगी? जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होती है। बट अगर इसमें हल्का सा भी अगर संतुलन बिगड़ा, अगर हल्का सा भी अनबैलेंस हुआ, मिसमैच हुआ, तो क्या हो जाएगा? फिर बेरोजगारी की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ये जान लीजिए, अगर मांग वक्र, अगर एडी अगर ग्रेटर देन अगर एएस से रहेगा तब भी आपका बेरोजगारी होगा, और एडी अगर लेस देन अगर एएस से रहेगा तब भी बेरोजगारी आपका रहेगा ही रहेगा। और अगर जब दोनों बराबर रहेगा तब आपका बेरोजगारी नहीं रहेगा, रोजगार की स्थिति बढ़िया रहेगी। सिंपल सी बात ये है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, एक पॉइंट और बताया गया है, वो देख लीजिए सबसे पहले क्या क्या है। सो कीन्स के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू कीन्स के अनुसार, देखिए, आर्थिक मंदी यानी कि जो रिसेशन होता है, मंदी मतलब रिसेशन होता है, और महामंदी मतलब डिप्रेशन होता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, कीन्स जो है, कीन्स के अनुसार बताया जाता है कि आर्थिक मंदी के दौरान बेरोजगारी की समस्या हेतु फिस्कल पॉलिसी का जो रोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आर्थिक मंदी वगैरह आता है तो उसको दूर करने के लिए, यानी कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जो फिस्कल पॉलिसी है, यानी कि जो राजकोषीय नीति है, इसकी जो भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वो देखिए। ऐसे समय में जो गवर्नमेंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो देखिए। गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया कदम, ऐसे में क्या करेगा कि लोक व्यय में वृद्धि कर देगा। लोक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट है वो क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। साथ ही साथ क्या करेगा वो देखिए, लोक व्यय में तो वृद्धि कर ही देगा, उसके साथ ही साथ आर्थिक क्रियाकलापों की गतिशीलता में वृद्धि कर और रोजगार सृजित करेगा। तो आर्थिक क्रियाकलाप कहने का मतलब है उत्पादन, वितरण और उपभोग। इसमें वो क्या कर देगा? वो तेजी ला देगा, मतलब इसमें वृद्धि करेगा, जिससे क्या हो सके? रोजगार जो है वो सृजित हो, लोगों को पास पैसा जाए, रोजगार मिले। सिंपल सी बात है। इस कारण जो गवर्नमेंट है वो एडी इज इक्वल टू एस, यानी कि समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर करने का प्रयास करता है हमेशा। ये चीज़ है, समझ में आ गया कि जब मंदी वगैरह होता है, आर्थिक मंदी आता है, तो उस समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए राजकोषीय नीति का भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करता है? लोक व्यय में वृद्धि कर देता है, और साथ ही साथ जो आर्थिक जो क्रियाकलाप है उसकी गतिशीलता में क्या करता है? वृद्धि करता है, ताकि रोजगार सृजित हो सके। और इसके आधार पर गवर्नमेंट क्या चाहता है कि समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के बराबर हो जाए, ये प्रयास करता है गवर्नमेंट। अब इसके अलावा सेकंड और देखिए, जब मंदी और जो महामंदी होता है, जैसे मंदी और जो महामंदी, मंदी मतलब होता है रिसेशन और महामंदी मतलब होता है डिप्रेशन। तो मंदी और महामंदी के दौरान जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो सरकार है, वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति का यूज करती है। देखो, जब मंदी होगा या फिर महामंदी होगा तो गवर्नमेंट कैसा मतलब कि ये पॉलिसी का यूज करेगा, फिस्कल पॉलिसी का यूज करेगा। तो विस्तारवादी मतलब एक्सपेंशन जो है वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति का क्या करेगा? गवर्नमेंट यूज करेगा ऐसे में। ठीक है ना, और यूज करती है, और इसका एक ही पर्पस होता है कि रोजगार जो है यानी कि एम्प्लॉयमेंट उसको हम लोग क्या करें? बढ़ाए। तो रोजगार में सृजन करना एवं उत्पादन को बढ़ाना, ये इसका काम है। ठीक है ना। तो मंदी और महामंदी के समय जो गवर्नमेंट है वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति का क्या करती है? प्रयोग करती है, और जिसका एक ही उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य क्या है कि रोज़गार में क्या करना है भाई? तो हम लोगों को रोज़गार सृजन करना है, साथ ही साथ उत्पादन का जो दर है उत्पादन को भी बढ़ाना है, और जो प्रभावी जो मांग है उसको सुनिश्चित करना है। प्रभावी मांग किसको कहते हैं? यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे कोई कीमत स्तर पे है, यहाँ पे प्राइस आपका डिमांड वक्र है और ये आपका सप्लाई वक्र है। यहाँ पे वस्तु, यहाँ दोनों एक दूसरे से काट रहा है, तो नीचे जहाँ पे मिलेगा इसको हम बोलते हैं प्रभावी मांग। तो ये ऐसा क्यों चाहता है गवर्नमेंट? ये इसलिए करना चाहता है ना कि ताकि जो आपका प्रभावी मांग है वो सुनिश्चित हो सके। ये है, ये बोलता है कि मंदी और महामंदी के टाइम गवर्नमेंट कैसा राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करता है, तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करता है। और उसका पर्पस क्या होता है? एक उसका पर्पस होता है कि रोजगार सृजन करना है, साथ ही साथ उत्पादन को बढ़ाना है, और जो आपका प्रभावी मांग है, कम से कम जो मांग है उसको क्या करना है? सुनिश्चित करना है, मांग को फुलफिल करना है। ये चीज़ आपका है पहला, समझ में आ गया। अब देखो इसके अलावा देखो गवर्नमेंट और क्या क्या काम करता है वो देखो। गवर्नमेंट जो है उस समय क्या करता है? घाटे का बजट पेश करता है। मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा घाटे का बजट पेश किया जाना चाहिए मंदी के समय में। सिंपल सी बात है। आगे देखो, तो जब मंदी वंदी आता है तो सरकार को लोक राजस्व को कम कर देना चाहिए और लोक व्यय को बढ़ाना चाहिए। क्यों है? देखो, लोक राजस्व मतलब पैसा कम लेना चाहिए, और लोक व्यय मतलब पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहिए। ऐसे समय में लोगों से पैसा कम लीजिए, पहले ही पैसा नहीं है और पैसा लेके और लोगों का है मतलब कि गरीबी माटा गीला करवाइएगा जी, यही बात है। तो लोक राजस्व को कम करना है, साथ ही साथ क्या करना है? लोक व्यय को बढ़ा देना है। सिंपल सी बात है, ताकि रोजगार एवं उत्पादन को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम देखिए, और भी गवर्नमेंट के द्वारा जब मंदी उंदी आता है ना, तो गवर्नमेंट और क्या क्या काम करता है वो देखिए। कि घाटे का जो बजट है, तो जो घाटे का बजट है इसका संतुलन कैसे करना चाहिए? लोक उधार से करना चाहिए या फिर हिनात प्रबंधन के माध्यम से इसको फुलफिल यानी कि पूरा करना चाहिए। जब घाटे का बजट आ गया, हम लोग घाटे का बजट पेश किया, ऐसे समय में लोक राजस्व को कम कर देना है और लोक व्यय को बढ़ा देना है। तो सरकार तो ऐसे में घाटा में गया ना भाई। तो सरकार जो घाटे में गया, तो घाटे का जो बजट है उसको फुलफिल कैसे करना है? उसको बैलेंस करना है ना। तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो या तो सरकार लोक उधार लेगा। लोक उधार भी बताया आपको, दो तरह से बताया ना, दो तीन तरह से बताए हैं। जैसे कि विदेशी, मतलब विदेशी राज्यों से, मतलब राज्य कहने मतलब यहाँ पे देश का बात किया जा रहा है, तो विदेशों से लोन ले लेगा, या फिर जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन लोग से लोन ले लेगा। या फिर जो आपका घरेलू बाजार है, घरेलू बाजार से भी ये ले लेगा। और घरेलू बाजार में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्मॉल सेविंग, छोटी बचतें, वो हो गया। फिर हम लोग जो बात करते हैं इसका जो मतलब कि लघु बचत, साथ ही साथ जो घरेलू ऋण या घरेलू लोन, वहाँ से ले लेगा। और अगर ये सब से भी नहीं होगा, तब लास्ट में जो गवर्नमेंट है वो हिनार्थ प्रबंधन के आधार पे, कहने का मतलब है नया नोट छाप देगा। तो नया नोट छाप के जो घाटे का जो बजट था उसको बैलेंस करने का ये प्रयास करेगा। अब देखो, ऐसे नहीं है कि सरकार तुरंत ही जाके, घाटे का बजट आया तो तुरंत ही जाके बैलेंस करने के लिए क्या कर देगा, मतलब नया नोट छाप नहीं देगा, तुरंत नहीं छापेगा। पहले 7-8 गो इसका और भी उपकरण है, पहले वो सब देख लेगा। अगर वहाँ कहीं से अगर बात नहीं बना तो लास्ट में फिर नोट छापेगा। सिंपल है ना। तो हम लोग जब लोक वित्त पढ़ेंगे ना, पब्लिक फाइनेंस, तो वहाँ पे ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, लोक उधार के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे, तो वहाँ समझेंगे। तो घाटे का बजट का संतुलन लोक उधार से या फिर हिनार्थ प्रबंधन के माध्यम से किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं और क्या क्या किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे समय में, वो देखो। और है कि निवेश एवं जो वस्तु एवं सेवा का जो उपभोग है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि सरकार जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा उदार कर नीति को अपनाना चाहिए। किसको अपनाना चाहिए? उदार कर नीति को लागू करना चाहिए या फिर अपनाना चाहिए। कहने का मतलब उदार कर नीति किसको कहते हैं? कहने का मतलब है कि टैक्स दर में कमी कर देना चाहिए। कहने का मतलब इनडायरेक्ट जो टैक्स दर है उसमें कमी कर देंगे। क्यों कर देंगे? ताकि जो उपभोग वगैरह है वो बढ़ सके। कहने का मतलब GST वेस्टी अगर हम लोग बोलते हैं ना कि यार GST बहुत ले रहा है, तो हर चीज़ के ऊपर GST है ना, खाने पीने वाला वस्तु के ऊपर GST है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि अगर हम लोग कर दर को, मतलब जो बोलते हैं ना उदार कर नीति अपनाएंगे, तो उसमें जो टैक्स का जो रेट है उसको हम लोग कम कर देंगे, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हम लोग का क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अगर GST वेस्टी अगर जो हम लोग ले रहे हैं उसका अगर रेट को कम कर देंगे, तो लोग वैसे में ज़्यादा खर्च कर पाएंगे ना, ज़्यादा खा पी पाएंगे ना, तो वैसे उससे क्या होगा? उपभोग उन लोगों का बढ़ जाएगा।
तो यही चीज़ है कि निवेश एवं जो वस्तु एवं सेवाओं के ऊपर उपभोग है उसको बढ़ाना चाहिए, निवेश को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ ही साथ लोगों को उपभोग के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, और उन लोगों को बोलना चाहिए भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करें। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो उदार कर नीति अपनाना चाहिए, जिसके तहत जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स रेट उसको कम कर देना चाहिए ताकि उपभोग को बढ़ाया जा सके। आगे देखते हैं हम लोग निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट और क्या क्या कर सकता है वो देखिए। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डायरेक्ट टैक्स की दर में क्या हो जाएगी, क्या करनी चाहिए, कमी लानी चाहिए, बिकॉज इससे पूंजी की जो सीमांत क्षमता है वो इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर देखो अगर निवेश को प्रोत्साहित करना है आपको भैया, तो आपको जो प्रत्यक्ष कर है तो प्रत्यक्ष कर की जो रेट है यानी कि दर है उसमें कमी लानी चाहिए। वहीं अगर आपको उपभोग को बढ़ाना है तो आप प्रत्यक्ष कर की जो दर है उसमें आपको कमी लानी चाहिए, तो उससे आपका उपभोग बढ़ेगा। वहीं अगर प्रत्यक्ष कर का अगर दर में अगर कमी लाइएगा तो उससे आपका निवेश बढ़ेगा। निवेश क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इससे जो पूंजी की जो सीमांत क्षमता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। लोग अगर डायरेक्ट टैक्स में अगर कम दे रहे हैं पैसा तो पैसा उनके पास सेविंग होगा, और जब पैसा सेविंग होगा, बचत होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, निवेश करेंगे, और जब निवेश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो पूंजी की जो सीमांत क्षमता है वो बढ़ेगी ही ना, सिंपल सी बात है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब एक चीज़ जान लीजिए कि जो उच्च निवेश दर होता है यानी कि हाई जो इन्वेस्ट रेट हो जो होता है, अगर ज़्यादा निवेश होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज के अधिक उपयोग के कारण प्रोडक्शन एवं रोजगार सृजन में अप्रत्याशित वृद्धि होगा। अप्रत्याशित मतलब बहुत हैवी पर खतरनाक एकदम। जैसे कि क्या कहने मतलब है, अगर आप निवेश ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा निवेश करेंगे, तो निवेश ज़्यादा करें तो उससे क्या होगा, लोगों का वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा होगा, लोगों के पास रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो मांग होगी, मांग होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, सब कुछ होगा ना, धीरे धीरे ये अप्रत्याशित वृद्धि होगा ऐसे में। तो कहने मतलब क्या है, अगर निवेश बढ़ा दिए तो उत्पादन बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ा दिए तो आपका आपूर्ति भी बढ़ जाएगा, और बहुत बढ़िया कंडीशन हो जाएगा फिर गवर्नमेंट मतलब ये इकोनॉमी में किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो ये सब करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके अलावा और भी है कुछ कुछ जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए मंदी के समय में, वो क्या है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है आपका कि मंदी के समय गवर्नमेंट के द्वारा विकासात्मक लोक व्यय करना चाहिए। हम लोग बात करते हैं ना कि जो लोक व्यय है वो दो तरह से है, एक आपका है आपका राजस्व मतलब कि राजस्व व्यय, और एक है आपका पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका विकासात्मक राजस्व व्यय और एक आपका गैर विकासात्मक राजस्व व्यय। उसी तरह हम लोग पूंजीगत व्यय को भी दो भागों में बांटते हैं, एक आपका मतलब कि विकासात्मक पूंजीगत व्यय और एक आपका गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जब मंदी का समय आएगा तो उस समय गवर्नमेंट को ना विकासात्मक लोक व्यय के ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। साथ ही साथ जो वंचित जो समूह है उसको ना सामाजिक सुरक्षा भी उन लोगों को प्रदान करना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा भी देना चाहिए। ताकि वो क्यों देना चाहिए, ताकि वो जो पॉवर्टी ट्रैप है, जो गरीबी का जो जाल चक्र है, वो सबसे उस समय वो लोग नहीं फंसे। इसलिए गवर्नमेंट देखिएगा आप क्या करता है गवर्नमेंट, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा का इसमें खाद्य सुरक्षा देता है। साथ ही साथ जो आपका स्वास्थ्य सुरक्षा ये सब के लिए वो सरकार कई सारे स्कीम पॉलिसी प्रोग्राम वगैरह चलाते रहता है गवर्नमेंट। समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं हम लोग क्या कहने का मतलब है कि जब मंदी का जब समय आएगा तो गवर्नमेंट के द्वारा विकासात्मक लोक व्यय करना चाहिए, ना कि गैर विकासात्मक। विकासात्मक लोक व्यय क्या है, जैसे कि आप मतलब कि शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये सब आपका विकासात्मक लोक व्यय हो गया। और गैर विकासात्मक लोक व्यय क्या हो जाएगा, जैसे कि आप रोड बनवा दे रहे हैं, पुल बनवा दे रहे हैं, तो ये इससे लोगों के पास क्या हो जा रहा है, कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो कहने मतलब आप लोगों का पहले लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाइए, एजुकेशन ये सब कीजिए, बाकी बात आप संरचनात्मक विकास कीजिए ही। वो हम ये नहीं बोल रहे कि वो सब ज़रूरी नहीं है, वो सब भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अन्य वस्तुओं के निर्माण में एक तरह से वो पूंजी है वो आपका, क्योंकि वो भविष्य में आपको वो प्रॉफिट देगा ही देगा, लाभ देगा ही देगा। अगर आपके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रहेगा तो आपके पास कनेक्टिविटी बढ़िया से रहने से आपके पास और नए नए रोज़गार खुलेंगे, वो भी ये इसमें ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यही बात है कि मंदी के समय गवर्नमेंट के द्वारा विकासात्मक लोक व्यय करना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका वंचित समूह है तो वंचित समूहों को सामाजिक सुरक्षा जाल भी प्रदान करना चाहिए, ताकि वो लोग पॉवर्टी ट्रैप में नहीं फंसे। जैसे कि फूड सिक्योरिटी देना चाहिए, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सब उन लोगों को देना चाहिए। और कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है
कि गवर्नमेंट जो है वो कर नीति एवं व्यय नीति के माध्यम से जो है रिसोर्सेस यानी कि संसाधनों की गतिशीलता को क्या करने का प्रयास करेगी, तो उसको बनाए रखने का प्रयास करेगी। तो कर नीति और व्यय नीति, कर नीति आपको पता है ना, एक आपका कर नीति है, एक आपका व्यय नीति है। तो कर नीति के माध्यम से एक आपका है, अगर अगर डायरेक्ट टैक्स में कमी कर देगा तो उससे आपका क्या बढ़ेगा, तो उससे आपका निवेश बढ़ेगा। वहीं अगर इनडायरेक्ट टैक्स में कमी कर देगा तो आपका उपभोग बढ़ जाएगा। तो कर नीति का प्रयोग हो गया। फिर अगर व्यय नीति है, व्यय नीति में हम क्या बात कर रहे हैं, व्यय नीति में बात कर रहे हैं कि सरकार को विकासात्मक लोग व्यय करना चाहिए। साथ ही साथ जो वंचित समूह है इनके ऊपर व्यय करना चाहिए, जैसे कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर व्यय करना चाहिए, हेल्थ के ऊपर व्यय करना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर व्यय करना चाहिए, हेल्थ सुरक्षा देना चाहिए। तो ये सब के माध्यम से सरकार क्या करेगा कि संसाधनों की जो गतिशीलता है उसको वो बनाए रखने का प्रयास करेगा। कौन? गवर्नमेंट। और जो कर नीति है या फिर जो व्यय नीति है, इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है कि लोगों का मतलब कि रोज़गार में वृद्धि करना है। रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग मांग करेंगे, तो फिर अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी होगा ही होगा। सिंपल सी बात है। तो रोज़गार बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम भी ला रहा है ना, जैसे कि मनरेगा हो गया, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया, जैसे कि स्टैंडअप इंडिया हो गया, फिर आपका प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना हो गया। तो इन सभी योजनाओं के माध्यम से भी जो सरकार है वो, कहने का मतलब है, कर नीति और व्यय नीति के माध्यम से सरकार क्या कर रही है, बार बार वो है मंदी के समय वो कर रही है कि ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या नहीं हो। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से जो सरकार है वो आर्थिक मंदी के दौरान ये सब कदम उठाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग आज का ये क्लास था हमारा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 क्लास और बनेगा। एक क्लास में हम लोग आर्थिक समृद्धि एवं विकास में राजकोषीय नीति की भूमिका को पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और क्लास आएगा जिसमें हम लोग आर्थिक स्थिरता में राजकोषीय नीति की भूमिका हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 क्लास में राजकोषीय नीति पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग जाने कि राजकोषीय नीति की भूमिका। देखिए हम लोग जो 3 जगह पे हम लोग को पढ़ना है। एक पहला पढ़ना है कि रोजगार सृजन में राजकोषीय नीति की भूमिका क्या है। दूसरा पढ़ना है आर्थिक समृद्धि या फिर आर्थिक विकास में राजकोषीय नीति की भूमिका क्या है। और तीसरा पढ़ना है हम लोगों को आर्थिक स्थिरता या फिर मूल्य स्थिरता में राजकोषीय नीति की भूमिका क्या है। तो आज हम लोग रोजगार सृजन या फिर आय का जो पुनर्वितरण कहते हैं, इसमें राजकोषीय नीति की क्या भूमिका होती है वो हम लोगों ने देख लिया। जिसमें हम लोग कीन्स के एक बुक के बारे में पढ़ा जो कि 1936 में लिखा गया था। उस बुक में रोजगार का सिद्धांत दिया हुआ है, वो क्या बताया वो भी हम लोग देखें कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यय जो है वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होता है, एक तरह से आय होता है, वो हम लोग देखें। फिर हम लोग ये भी देखें कि सामान्यतः जो लोग हैं वो कैसे वस्तुओं में खर्च करते हैं, वो भी हम लोग जाने। फिर हम लोग जानते हैं कि समग्र मांग किसे कहा जाता है। समग्र मांग का 2 प्रकार, जो उपभोग मांग और निवेश मांग क्या होता है वो भी हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग देखें कि आपका एक ग्राफ के माध्यम से देखें, और ग्राफ में हम लोग ये चीज़ देखें कि जो है समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होता है, तो वो कितना बढ़िया कंडीशन होता है। फिर हम लोग साथ ही साथ जाने कि जो अगर आपका समग्र मांग है यानी कि एग्रीगेट डिमांड है, अगर वो राइट अपवर्ड शिफ्ट होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, फिर उस समय गवर्नमेंट क्या करता है वो देखिए हम लोग। फिर देखिए कि जो आपका जो मांग वक्र है यानी कि डिमांड जो कर्व है, अगर वो लेफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है वो देखिए हम लोग। साथ ही साथ ऐसे समय में गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह का आपका नीति यानी कि राजकोषीय नीति लाना चाहिए वो भी हम लोग देख लिए। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखें कि कीन्स के अनुसार देखिए कि आर्थिक मंदी के दौरान जो बेरोजगारी की समस्या होती है उसको दूर करने के लिए राजकोषीय नीति का जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो देखें। फिर ऐसे समय में जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या करना चाहिए, क्या क्या कदम उठाना चाहिए वो देख लिए हम लोग। 5-6 कदम देखे और इसको हम लोग बढ़िया बेहतर तरीके से समझे। इसमें 2-4 हम लोग स्कीम, पॉलिसी और प्रोग्राम वगैरह को भी इसमें ऐड कर दिए हैं, तो ये जान गए हैं। तो यही जो इतना कुछ हम लोग जाने, ये आपका टूल्स वगैरह था यानी उपकरण था जिसके द्वारा गवर्नमेंट जो है लोग व्यय करके रोज़गार सृजित करता है, ठीक ना, ओवरऑल। तो रोज़गार सृजन में राजकोषीय नीति की भूमिका क्या थी वो हम लोगों का टॉपिक जो है चैप्टर वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट 2 क्लास में ये राजकोषीय नीति को
पूरी तरीके से समझकर कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।